नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला सिलेबस का टॉपिक जिसका नाम विविधता डाइवर्सिटी, इस वाले चैप्टर से पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको कराऊंगा, प्लस पूछे गए अब तक के सभी वर्ष के क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, उसकी थ्योरी को कैसे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देख लेना है। इस टॉपिक में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी आखिर क्या होती है, किसको हम लोग कह सकते हैं। पहली बात तो आपको यही बताऊंगा। फिर दूसरी बात आपको बताऊंगा केरल की विविधता के बारे में और लद्दाख की विविधता के बारे में। केरल और लद्दाख से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करूं, क्वेश्चन ही दिखा दूं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहे, विविधता से रिलेटेड है ना। तो इस टॉपिक में 50 से अधिक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। विविध समाज आखिर क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे विविधता का उचित प्रतीक क्या है। तो हमेशा ही इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कृपया करके इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट आपको एक बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं आखिर विविधता क्या होती है। लोगों की भाषाएं, धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक व समृद्ध बनाती हैं। यही दोस्तों विविधता कहलाता है। इन भिन्नताओं का कारण ही भारत में विविधता है, ठीक है ना। तो विविधता क्या है, जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। ये क्या है, ये भाषाओं में विविधता पाई जाती है। किसी के त्योहार अलग हैं, कोई हिंदू धर्म को अपनाता है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना। तो ये क्या है, यही आपकी विविधता कहलाती है। विविधता आपकी सकारात्मक होती है, इसमें विशिष्टताएं होती हैं, ठीक है ना। ये आपकी नकारात्मक नहीं होती है। तो इतना आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ जो कि विविधता से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना। तो विविधता को बढ़ावा देने वाला उदाहरण आपको बताना है, तो अपनी मातृभाषा में बोलना है ना, वही विविधता को बढ़ावा देगा। कोई अपनी मातृभाषा में उर्दू बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। तो ये क्या है, यही तो विविधता कहलाती है। आपको मैंने यहाँ पर बताया था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विविध समाज क्या होता है दोस्तों, जिसमें भाषा, संस्कृत और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। विभिन्नताओं के साथ साथ दोस्तों समानताएं भी पाई जाती हों, वही विविध समाज कहलाता है। चाहे भाषा की बात करूं, चाहे संस्कृति की बात करूं, चाहे धर्म की बात करूं, तो इनमें क्या होता है, विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं और कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, वही विविध समाज कहलाता है। जितने भी मित्रों को सीटेट का पेपर शानदार अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है, मैं उन सभी से कहूँगा आप लोग हमारे इन नोट्स को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। नोट्स कंप्लीट आपका रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्लस पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑल ईयर्स इन्हीं नोट्स में आपको मिल जाएगा। सारा कंसेप्ट, सारे पीवाईक्यू सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अलग से कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीवाईक्यू आपने यहाँ पर देख लिए, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। लेना कैसे है, नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 9696400597। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 299 ऑफर में कर दिया गया है। 399 वाले मात्र 299 में नोट्स अभी आपको मिल जाएगा। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार अवश्य आप लोग कर लें। पूरा सिलेबस इसमें आपका कंप्लीट किया गया है, 60 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। व्याख्या करता है विविधता का, व्याख्या यानी कि उचित प्रतीक है विविधता का। तो यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। जो विविधता होती है ना दोस्तों, ये विशिष्टता को स्वीकारता है।
असमानता को नहीं स्वीकारता है, ना ही भेदभाव को बढ़ावा देता है, ना ही एक रूपता बढ़ाता है। एक रूपता क्यों बढ़ाएगा? उसका नाम ही है जब विविधता, यानी कि उसमें विभिन्न संस्कृतियों को समाहित किया है, विभिन्न धर्मों को समाहित किया है, विभिन्न भाषाओं को समाहित किया है, विभिन्न त्योहारों को समाहित किया है, विभिन्न भोजनों को समाहित किया है, विभिन्न उसने रीति रिवाजों को समाहित किया है, उसने विभिन्न प्रकार से रहन सहन की व्यवस्था को समाहित किया है। यही क्या है? यही आपकी विविधता कहलाती है दोस्तों। विविधता हमेशा सकारात्मक होती है, नकारात्मक नहीं होती है। विशिष्टता को स्वीकारती है, ना कि असमानता को स्वीकारती है। इतना आपको समझा दिया। तो सबसे पहले हम लोग लद्दाख की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? लद्दाख की विविधता की बात करने वाले हैं। तो लद्दाख से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराऊंगा, आप लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से समझेंगे। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख कैसा स्थान है दोस्तों? रेगिस्तानी इलाका है, और लद्दाख आपका ठंडा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है। लद्दाख में क्या होता है? खेती बहुत कम होती है, फसलें बहुत कम उगाई जाती हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है दोस्तों? इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा लद्दाख के बारे में। आपको यहाँ पर पुनः बेहतर ढंग से समझा देता हूँ। तो लद्दाख के बारे में मैंने आपको 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण बताए। पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये आपका रेगिस्तानी इलाके में लद्दाख पड़ता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर खेती बहुत कम संभव है। खेती तो होती है लेकिन कम ही संभव है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बारिश आपकी होती ही नहीं है। अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर फसलें नहीं उगेंगी, ठीक है ना। और यह इलाका जो आपका रहता है वर्ष भर लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहता है पूरे के पूरे समय में। ज़्यादा से ज़्यादा समय में यहाँ पर बर्फ ही पड़ी रहती है। जो आपकी बर्फ पड़ी रहती है, इसी कारण यहाँ पर पेड़ भी बहुत कम पाए जाते हैं, है ना। और लोगों को यहाँ पर पानी मिलता नहीं है। जब गर्मी का मौसम होता है, तेज धूप निकलती है, तो वहाँ की बर्फ जो होती है वो पिघलने लगती है। पिघली हुई बर्फ का पानी लोग यहाँ पर पीते हैं गर्मी वाले महीनों में। आशा करता हूँ आपको इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ के जो लोग हैं, आपके यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी भी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आया करता है। तो जो आपके लद्दाख के लोग हैं, कहाँ के लोग दोस्तों? लद्दाख के जो लोग हैं वे क्या करते हैं? एक बकरी को भी पाला करते हैं, है ना, जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। कौन सा ऊन? पश्मीना ऊन निकलता है, जो कि कीमती ऊन माना जाता है। और इसी ऊन से साल बनती हैं बड़ी बड़ी, है ना, जिसको सर्दी में ओढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसी ऊन को कश्मीर के व्यापारियों के माध्यम से बेच दिया जाता है। इनसे सालें बुनी जाती हैं। आपने यहाँ पर पश्मीना ऊन के बारे में भी जान लिया। उसके बाद दोस्तों ये जानवर भी पाला करते हैं यहाँ के लोग। दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन हो गया, चीज मतलब कि चीज क्या होता है आपका? पनीर, है ना, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय मिलेगी, बकरी मिलेगी, याक मिलेगा, है ना। तो ये लद्दाख के लोगों के पास रहता है, गाय है, बकरी है और याक पालते हैं वे लोग, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर और महत्वपूर्ण पॉइंट जानने का प्रयास कर लो। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि यहाँ व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु सामने निकल के आया है दोस्तों। जो आपका लद्दाख है, क्या है? जो लद्दाख है ना, वो व्यापारियों के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ से कई घाटियाँ गुजरती हैं, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचते थे। तो प्राचीन काल में लद्दाख से होकर के व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे, मध्य एशिया में जाया करते थे इनके कबीले, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना, जिसे आज तिब्बत कहते हैं, जहाँ पर ये लोग तिब्बत में जाया करते थे व्यापार करने से, बीच में आपका लद्दाख पड़ता था, उसकी घाटियां तमाम पड़ती थी, है ना। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। तो यहाँ पर व्यापार किसका होता था? मसालों का भी होता था, कच्चा रेशम का भी होता था, और ये लोग दरियां
अपने साथ लेकर के जाया करते थे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो लद्दाख से ही बौद्ध धर्म कहाँ पर पहुंचा? तिब्बत में पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। किसको छोटा तिब्बत कहते हैं? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लद्दाख वाले सभी क्वेश्चन आपको एक साथ यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है ना। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझो 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था, तब से यहाँ पर मुसलमान लोग रहने लगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लद्दाख में कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, तो पहले आपके बौद्ध रहते हैं, बौद्ध के साथ मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं, बौद्ध और मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं। और तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, केसर सागा से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी लद्दाख के बारे में, लद्दाख की विविधता के बारे में। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो कि कहता है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, यानी कि उनके धर्म अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये विविधता हो जाएगी। सही आपका हो जाएगा। एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है, अलग अलग त्योहारों को मनाना भी विविधता हो जाएगा, ये भी सही है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? विविधता हो जाएगा। परंतु जो आपका यहाँ पर सेकेंड वाला दिया गया है ना, उसमें लिखा है एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। ये क्या है? ये तो आपका भेदभाव हो जाएगा, है ना। ये तो आपका भेदभाव को दर्शाता है, ना कि विविधता को दर्शाता है। यहाँ पर नहीं वाला बताना था, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ लद्दाख से रिलेटेड। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है ना। छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। विविधता में एकता का मुहावरा चाचा नेहरू ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। आगे भी अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। विविधता में एकता का मुहावरा या नारा किसने दिया था? तो चाचा नेहरू जी ने दिया था, है ना। तो इतना आपको मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है ना। चीन के व्यापारी और अरबी के व्यापारी केरल और लद्दाख में आए थे, है ना। यहाँ पर व्यापारी आए थे जिन्होंने तिब्बत का मार्ग निकाला था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता का मुहावरा तो चाचा नेहरू ने दिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, आपको मैंने बताया। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो केसर सागा के बारे में आपको बताया था ना। केसर सागा एकमात्र ऐसा दोस्तों ग्रंथ है जो कि लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, परंतु प्रचलित कहाँ पर है? लद्दाख में आपका यह ग्रंथ प्रचलित है। और लद्दाख के जो लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं लद्दाख में? कौन कौन से लोग पाए जाते हैं? बौद्ध पाए जाते हैं और मुस्लिम पाए जाते हैं, है ना। मुस्लिम और बौद्ध ये दोनों ही लोग इस पर नाटक खेलते हैं। किस पर? केसर सागा पर नाटक खेलते हैं। बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आया था जनवरी 2024 के एग्जाम में, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? धार्मिक समानता पाई जाती है। धार्मिक समानता में क्या समानता पाई जाती है? यहाँ के लोग मुस्लिम यानी कि इस्लामिक हैं और बौद्ध हैं, यहाँ पर पाई जाती है। पहली दूसरी बात तो करेक्ट हो जाएगी, है ना, ये आपकी सही हो जाएगी। भाषाई समानता भी पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगी। समान भोजन भी लोग करते हैं, ये भी बात सही हो जाएगी। भौगोलिक सामीप्य, ये बात गलत हो जाएगी। भौगोलिक सामीप्य नहीं पाया जाता है। लद्दाख का क्षेत्र कुछ अलग प्रकार का है, रेगिस्तानी इलाका है थोड़ा बहुत, और तिब्बत का उसके मुकाबले इतना रेगिस्तानी नहीं है, तो भौगोलिक सामीप्य थोड़ी ना पाई जाएगी। ए आपको हटा देना है, ए जिन जिन में होगा वो हटेगा। BCD इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, VCD, है ना। धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता पाई जाती है। विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया? तो चाचा नेहरू ने दिया। जुलाई 2024 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग दोस्तों इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना,
क्योंकि इन नोट्स के मुकाबले आपको कोई भी किताब की बात कर लूँ या किसी भी पेड कोर्स की बात कर लूँ, इसके मुकाबले आपको कोई भी जानकारी या चीज़ें आपको इस प्रकार से नहीं प्रोवाइड कराएगा, है ना। ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केरल की, है ना। केरल के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना बताया था वो सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। छोटा तिब्बत किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम आया था। बौद्ध और मुसलमान यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर केसर सागा ग्रंथ प्रचलित है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया। अब आपको केरल के बारे में बताने वाला हूँ, है ना। केरल के बारे में बताऊंगा, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर केरल की बात कर लेते हैं। केरल को बड़े ही ध्यान से आप लोग समझना। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र से है और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना, यानी कि व्यापारी यहाँ पर मसालों का व्यापार किया करते थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों दी गई है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए। तो सबसे पहले केरल में कौन आया था? तो सबसे पहले केरल में अरबी आया था, उसके बाद यहूदी आया था, है ना। अरबी पहले आया, यहूदी बाद में आया। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है, जो कि 2000 साल पहले केरल में आया था। कहाँ पर आया था? केरल में दोस्तों आया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ही आपको सबसे पहले करा देता हूँ, उसके बाद आगे की चीजें आपको बताता हूँ। संत थॉमस से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पर है दोस्तों? संत थॉमस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या? हाँ, हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है? संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए थे। तो यह बात आपकी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए और यहाँ के लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म भी लाए थे। ये भी यहाँ पर सही आपका हो जाएगा, जो कि केरल में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल में इसी प्रकार से धार्मिक बदलाव आने शुरू हो चुके थे। तो आपके यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। दोनों आपके सही हैं और सही यहाँ पर उसका कारण भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना, आपको यहाँ पर दिखाया क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आपके आया हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लाइन दी गई है? यहाँ पर दोस्तों लाइन दी गई है, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बहुत बड़ी इज्जत थी। इब्न बतूता के बारे में शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हो। इब्न बतूता की किताब बड़ी फेमस है, जिसका नाम है रेहला। रेहला किसकी किताब का नाम है? इब्न बतूता की किताब का नाम है रेहला, है ना। बहुत बड़ा विद्वान था। ये 14वीं सदी में आया था। कब? 14वीं सदी में आया था, भारत में आया था। कहाँ से आया था? अफ्रीकी देश है आपका मोरक्को। मोरक्को से आया था इब्न बतूता, जिसकी किताब है रेहला, है ना, रेहला। ठीक है ना। और इसने क्या बताया? 700 साल पहले आया, है ना, 700 साल पहले आया। मुसलमानों के जीवन के बारे में उसने लिखा। मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत है, उसने यह बताया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में शायद आया हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा? तो इब्न बतूता ने लिखा। किसने? इब्न बतूता ने लिखा, जिसकी किताब को नाम मैंने आपको बताया रेहला, उसकी किताब का नाम है। दोस्तों, अगर कोई भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहली बार को वीडियो को देखने वाले लोग इस वीडियो में कमेंट अवश्य रूप से कर देना, है ना। कमेंट में आप लोग अवश्य रूप से कर देना कि सर मैं यह वीडियो आपकी पहली बार देख रहा हूं, है ना। और आप लोग इन नोट्स को भी ले लेना, बिल्कुल कम प्राइस में आपको उपलब्ध कराऊंगा, है ना। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होगे, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर रिव्यू करता हूँ। कोई वैसी चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ, वही आपको कंटेंट बताता हूँ जिसमें दम हो, जो शायद एग्ज़ाम में आए, है
है ना 99% एग्जाम में आ सके, वही चीजें, वही वेरीफाइड चीजें, वही ऑथेंटिक चीजें आपको यहाँ पर बताने का दोस्तों प्रयास करता हूँ, है ना। उसके बाद मैंने इब्न बतूता को यहाँ पर ख़त्म किया। उसके बाद वास्को डी गामा को सभी लोग जानते हो कि पानी के जहाज से आपका पहुंचा था, ये पुर्तगाली नाविक था, है ना। केरल में सबसे पहले पहुंचा था कब? 1498 में पहुंचा था, है ना। कब? 1498 में आया हुआ था वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक। उसके बाद केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करने लगे थे, यहूदी, इस्लाम, कोई ईसाई हो गया, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। तो आपको निष्कर्ष सामने निकल कर आया है कि यहाँ पर लोग आते रहे। जैसे संत थॉमस आया था 2000 साल पहले, तो उसने क्या कर दिया? उसने ईसाई धर्म को लाया। ईसाई धर्म को कौन लाया? संत थॉमस लाया, है ना। तो इसी प्रकार लोग, व्यापारी वगैरह आते रहे, अपना अपना धर्म भारत में फैलाते रहे, ठीक है ना। उसके बाद चीन के व्यापारी भी केरल आए। महत्वपूर्ण बात बताई कि चीन के भी, चाइना वाले लोग भी केरल में आए थे व्यापार करने के लिए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया जाता था, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वला कहते हैं। चीनी जाल को केरल में चीनी वला कहा जाता है, चीना वला कहा जाता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, जो पतीले का इस्तेमाल करते हैं या बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको चीना चट्टी कहा जाता है केरल में। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है या संकेत करता है कि लोग, यहाँ चीन के लोग आए थे और इन शब्द की यहीं पर उत्पत्ति हुई। केरल की जो जमीन है कैसे, ये उपजाऊ है, इसी कारण यहाँ पर चावल की खेती की जाती है ना। यहाँ के अधिकतर लोग मछली को खाते हैं, सब्जी को खाते हैं और चावल को खाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है, चैप्टर एक प्रकार से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल को प्रायः गहरा रिश्ता होता है। जैसे तिब्बत और लद्दाख के बीच में कह लो, या लद्दाख और केरल में ये आपका पाया जाता है। उसके बाद हाँ, विविधता में एकता। तो विविधता में एकता आपको बताया ना मैंने चाचा नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास हैं, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया गया है। और यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, है ना। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेहरू वाले तो मैंने आपको कराए थे ना। कुछ क्वेश्चन आपके केरल वाले यहाँ पर शायद छूट गए, उनको भी यहाँ पर देख लेता हूँ। तो अरबी और चीन के व्यापारियों ने कहाँ पर काम किया? केरल में आए थे, और ये लोग लद्दाख में आए थे, ठीक है ना। अनेकता में एकता तो मैंने आपको कराया, चाचा नेहरू, ठीक है ना। विविधता में एकता, चाचा नेहरू आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। इसमें आपको ध्यान से समझना है, इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, क्या ये विविधता हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में विवाह कुछ अलग प्रकार से होता है, हिंदू लोग कुछ विवाह अलग पद्धति से करते हैं, वहीं ईसाई, सिख, इनका सब कुछ तरीका अलग अलग होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? विविधता हो जाएगा, सही बात हो जाएगी। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। किसका? जोहार का प्रयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में लोग राम राम कहते हैं, कहीं पर पंजाब में शास्त्रीयकार इस प्रकार से कहते हैं ना, कहीं कहीं पर नमस्ते कहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी विविधताएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी क्या है, डाइवर्सिटी हैं, विविधताएं हैं, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ लोग क्या कहते हैं। किसी को नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं, राम राम कहते हैं, राधे राधे करते हैं, क्या करते हैं, है ना। मतलब कि अभिवादन किस रूप में किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ये भी विविधता आपकी हो जाएगी। विभिन्न संस्कृतियों के लोग जीवन को प्रभावित करती है, सही है। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को भी दर्शाते हैं, सही हो जाएगा, है ना। फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना दोस्तों। इतना तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, ठीक है ना। तो इतना ही इस चैप्टर में आपके था।
नेहरू वाला भी मैंने आपको बताया, अनेकता में एकता का मुहावरा इन्होंने ही दिया था। चीन के व्यापारी भी आए, वास्को डी गामा भी आया, इब्न बतूता भी आया, केसर सागा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है। ये भी आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीट बता दी। आप लोग दोस्तों नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। नोट्स की मैं खासियत की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर लिख दूँ, इतिहास आपको मिलेगा, भूगोल आपको मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट मिलेगा, PYQ क्वेश्चन सभी वर्षों के आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। यहाँ पर एक सवाल उठता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान में भारतीय एकता ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जनगण मन आपको पता होगा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब, देखो पंजाब आता है, पंजाब सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो इसमें ये क्या है, विविधता है, क्योंकि द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत के लोगों का समावेश, उत्कल यानी कि उड़ीसा वाले लोगों का समावेश, बंग बंगाल का समावेश, पंजाब का समावेश, सिंधु के आसपास का समावेश, गुजरात का समावेश, मराठों का समावेश, है ना। तो इसमें क्या है, तो इन्हीं शब्दों में ही विविधता यानी कि एकता छिपी हुई है। एक बात आपको बताना चाहूँ, आप लोग बुरी मत मानना, ठीक है ना, बुरी आप लोग बिल्कुल भी मत मानना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो हमारे गुरु थे, कौन गुरु थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, है ना। तो इन्होंने जो राष्ट्रगान रचा था, जिसको हम लोग विद्यालय में बच्चे अक्सर गाया करते हैं, या मैं खुद गाया करता था जब स्कूल जाया करता था, है ना। आप लोगों ने भी जनगण मन गाया होगा, है ना, प्रेयर के बाद में गाया होगा, या कॉलेज में, स्कूल में आपको पता होगा। तो एक बात आपको बताना चाहूँ, एक सवाल उठता है, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने राष्ट्रगान को लिखा था। ये राष्ट्रगान गुलामी का गीत है, आप लोग ध्यान से समझ लो, ये गुलामी का गाना है या गीत है, आप लोग कह लो। जब हम लोग गुलाम थे, जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान में आया था। कौन आया था, जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान में आया था। उसके स्वागत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था। इसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। यहाँ पर कवि का कहना है भारत भाग्य विधाता, है ना। तो भारत के भाग्य विधाता कौन हो, कि अंग्रेज हो, यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि भारत का जो भाग्य निर्माता है, जो भारत का निर्माण करने वाला है ना, तो कौन है, इनका निर्माण करने वाला अंग्रेज है। अंग्रेजों की यहाँ पर मतलब कि उनके बारे में यहाँ पर कहा जाता है। उनके स्वागत में ही यह गीत, जॉर्ज पंचम जब भारत में आया था, उसके स्वागत में यह गीत लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, भारत भाग्य विधाता, आप ही भारत के भाग्य विधाता हो, है ना, ठीक है ना। तो चारों ओर से उनका ही यहाँ पर अंग्रेजों की ही प्रशंसा करने की बात कही गई है। तो मेरे हिसाब से राष्ट्रगान भारत में नहीं गाना चाहिए। आपकी राय क्या है, क्योंकि ये गुलामी का गीत है, उनके स्वागत में लिखा गया था। कौन सी इसमें राष्ट्र भावना देखने को मिलती है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।